भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी प्रगति के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर सामंजस्य रूप से कार्य करें। लेकिन कभी कभी इन तीनों शक्तियों के बीच टकराहट भी देखने को मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम विधायिका और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न होने वाले इन टकराहट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है। संस्कृति IAS परिवार आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आई है उन लोगों के लिए जो यूपी PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 में प्रीलिम्स देने वाले हैं। जो प्रीलिम्स का यह तारीख रखा गया है 29 जनवरी 2023 से है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर के छात्र इसे अपनी जगह पर एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 15 टेस्ट रखा गया है, 12 समान अध्ययन का है और 3 जो टेस्ट है वह CSET का है। ध्यान रखिए, शुल्क 6000 है, लेकिन वो 200 छात्र जो सर्वप्रथम एडमिशन लेते हैं उन्हें केवल 3000 यानी कि 50% का डिस्काउंट उन्हें मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द अपना नामांकन इसमें करा लें। और जो संस्कृति IAS के छात्र हैं उन्हें 2000 ही शुल्क लगेगा और जिन्होंने यूपी PCS में कभी मेंस दिया है उनके लिए केवल 1000 शुल्क की व्यवस्था रखी गई है। तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आजकल यह खबर चर्चा में क्यों है। देखिए, द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, व्हाई देयर फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी। जो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के केंद्र सरकार और न्यायपालिका में विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न होती रहती है। देखिए, यह मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराने समय से ही न्यायपालिका और सरकार में टकराहट तो चलती ही रहती है। जब जब सरकार मजबूत स्थिति में होती है, संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वह चाहती है कि उसका वर्चस्व न्यायपालिका पर बना रहे, लेकिन न्यायपालिका चाहती है कि सरकार उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया करे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के टकराहट देखने को मिलती ही रहती है। ताज़ा मामला क्या है, इसके लिए चलते हैं हम। देखिए, विवाद अभी अभी हाल ही में क्यों शुरू हुआ। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू साहब ने एक स्टेटमेंट दिया न्यायपालिका को लेकर के। उन्होंने कहा क्या कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है देश की, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक नियुक्तियों में व्यस्त है, जबकि इसका प्राथमिक कार्य लोगों को क्या करना है, न्याय दिलाना है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि भाई आप जो है जुडिशियरी के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, आप संवैधानिक बेंच बिठाइए, आप न्याय कीजिए, लेकिन आप जो है खुद ही जजों के, हाई कोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट के जजेज, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में ही अपना अधिक समय जाया करते हैं। इससे लोगों को तत्परतापूर्ण न्याय नहीं मिल पाता है। उन्होंने आगे क्या कहा, देखिए, सरकार के द्वारा उन्होंने आरोप भी लगाया सुप्रीम कोर्ट पर कि यह जो कॉलेजियम की प्रणाली है, हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी, यह जो कॉलेजियम प्रणाली है इसके तहत जो न्यायाधीशों का चयन होता है या फिर उनका ट्रांसफर होता है वह क्या है, अपारदर्शी व्यवस्था है। कैसे है यह हम देखेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो न्यायिक नियुक्तियां हो रही है, जजों की नियुक्ति जो होती है या ट्रांसफर होता है, संविधान में इसकी क्या चर्चा की गई है। अगर संविधान सम्मत है तो फिर विवाद क्यों है, और अगर संविधान में सम्मत नहीं है, कहाँ संविधान गौण है, जरा इसे देखिए। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पे डालते हैं नजर। संविधान के अनुच्छेद 124 का 2 भाग कहता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। यही 2 प्रावधान संविधान में बस दिया गया है, यही 2 अनुच्छेद हैं। देखिए, संविधान में नियुक्ति की प्रक्रिया, यह जो 2 अनुच्छेद हैं यह नियुक्ति की बात करता है। यह ये नहीं बताता है कि जजेस की जो नियुक्ति होगी उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रक्रिया क्या होगा, ये नहीं बताता है। तो यह प्रक्रिया को लेकर के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और यही जो एक रास्ता है, यहीं से कॉलेजियम का रास्ता खुलता है। अगर स्पष्ट प्रावधान होता तो अब तो तय होता कि आप संविधान के विरुद्ध जा ही नहीं सकते या संविधान इतर काम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि स्पष्टता नहीं है
तो सरकार अपने तरफ से काम करना चाहती है और वहीं सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि न्यायिक नियुक्तियां भी उसके तहत होना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। यहीं आकर के विवाद होता है। अब देखते हैं कि अगर कोई स्पष्ट संदेश नहीं है संविधान में तो फिर क्या हुआ, और वहीं से निकलता है न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली। अब देखते हैं कि ये कॉलेजियम प्रणाली दरअसल क्या है। देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक टर्म है नियुक्ति, दूसरा है ट्रांसफर करने की वाली संस्था है। ये कॉलेजियम जो है, इसके तहत जो जजेज हैं, कहाँ कहाँ के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं उनकी नियुक्ति की बात, और उनका अगर ट्रांसफर होता है, मान लीजिए एक जो जज है वो पटना हाई कोर्ट में है और उन्हें नागालैंड हाई कोर्ट भेजना है, वहाँ का जज बना के, चीफ जस्टिस बना के भेजना है, तो उनकी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी ये सब कॉलेजियम तय करती है। ठीक है, और यह ना तो संवैधानिक है, क्या कॉलेजियम, ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। यह ना तो संवैधानिक है, यानी कि जो संविधान, मूल संविधान हमारा है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है, और ना ही संविधान संशोधन करके इस बात को संसद द्वारा दिया गया है। तो यह संवैधानिक नहीं है और ना ही यह वैधानिक संस्था है, मतलब इस पर कोई कानून भी नहीं बना है। तो फिर ये है क्या? देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुआ है। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम देखेंगे वह निर्णय क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से यह निकला है कॉलेजियम प्रणाली, इसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ कैसे, जब संविधान में यह नहीं है, यह संवैधानिक भी नहीं है, यह वैधानिक भी नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प मसला है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जजों की जो नियुक्ति है, ट्रांसफर है, वो कॉलेजियम प्रणाली से हो रहा है। तो जरा देखें कि ये हुआ कैसे। देखिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे जजेज का कई अलग अलग मुद्दे आए, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक वरिष्ठतम जज थे जो वरीयता में तीसरे नंबर पे आते थे, लेकिन उनके क्रम को, उनसे ऊपर जो दो जज थे वरिष्ठता में, उनको नजरअंदाज करते हुए और तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना दिया गया। ठीक है, यहीं से ये मामला तुल पकड़ लिया। यहाँ से कोर्ट को ये संदेश मिला, न्यायपालिका को ये संदेश मिला कि सरकार अपने पसंदीदा लोगों को न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर बिठा सकती है या न्यायपालिका में ही बिठा सकती है। फिर क्या होगा कि सरकार अब जो भी कानून बनाएगी, मनमाने ढंग से, मान लीजिए कोई कानून बहुमत के आधार पे बिल पास हो गया संसद से, और उसके बाद अगर न्यायाधीश उनके पसंद का है तो फिर तो वहाँ न्यायिक समीक्षा होगा ही नहीं। रिट जब फाइल होगा तो न्यायाधीश उनके सरकार के पक्ष में फैसला देते नजर आएंगे। तो ये सब मसला यहाँ से उभर के सामने आया, कई तरह के कंसर्न आए कि ऐसी स्थिति हो सकती है। इससे बचने के लिए ध्यान रखिए, शुरुआत जो है गलती की वो सरकार के द्वारा की गई, अगर देखें इस पूरी प्रक्रिया में, यहीं से इन चीज़ों को बचने के लिए यहाँ से शुरू हो जाता है कॉलेजियम प्रणाली का दौर। चर्चाएं हो रही थी, तो फर्स्ट जजेस केस देखेंगे। ये 3 जजेस केसें हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, द्वितीय न्यायाधीश मामला जो है 93 में है, और तृतीय न्यायाधीश मामला, थर्ड जजेस केस जो है 1998 में है। यही 3 केसेस ने कॉलेजियम का दरवाजा खोला है। तो देखते हैं हम फर्स्ट न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश मामला 1998 को। देखिए, इसमें क्या है, जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई अनुशंसा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा देंगे, किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जो है ठोस कारणों के आधार पर इसको अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ठोस तर्क है उनके पास तो वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में था। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में आया। यहाँ थोड़ा सा मसला, ये चीजें तो है ही, इसके अलावा कुछ और बातें जुड़ गई। वो क्या है, देखिए, जजों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश, अच्छा, ये जजों की नियुक्ति कहाँ हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह ध्यान रखना है। नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा पर कार्यपालिका, अब कार्यपालिका कहने का मतलब है यहाँ सरकार में बैठे लोगों से, ठीक है, तो कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टर्म एंड कंडीशन जो है लगाया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, ध्यान से समझिए। ये कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है, लेकिन आपत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं
कार्यपालिका के आपत्ति को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, दोनों ही परिस्थिति में उनका निर्णय कार्यपालिका को मानना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये दूसरा न्यायाधीश मामला 93 का कहता है कि चीफ जस्टिस ने कार्यपालिका को कुछ लोगों का नाम भेज दिया कि भाई इनको 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 आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी फलाने हाई कोर्ट में आप जज बना दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इनको आपत्ति है, कार्यपालिका को, सरकार के लोगों को आपत्ति है, तो इन्होंने उनका नाम वापस कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। अगर वापस करने के बाद मुख्य न्यायाधीश मान लिए उस बात को, तो फिर दूसरा नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं माने, इनको लगता है कि नहीं, मैं जो करना चाह रहा हूँ, जिनका नाम दिया वो ठीक है, तो आखिरी फैसला इन्हीं का होगा। फिर ये जिनका नाम दिए थे उनको नियुक्त कर देंगे। तो ये मसला यहाँ पर आया, यानी कि कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है, कार्यपालिका को फिर मामला उनका नियुक्ति करना ही पड़ेगा। अब तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 देख लेते हैं। यह भी न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश जो जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों का परामर्श करना होगा। देखिए अब यहाँ एक स्टेज और हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि चीफ जस्टिस तो जजों की नियुक्ति करेंगे या कॉलेजियम के लिए नाम भेजेंगे, लेकिन वो सिर्फ अब उनके पास पूरी शक्ति नहीं है। उनके अलावा चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ही जो 4 वरिष्ठतम जज हैं वो भी उस प्रणाली में शामिल हो जाएंगे। इस बात को समझिए। तो ये 4 और प्लस 1 चीफ जस्टिस, ये 5 लोग मिलकर के नामों की अनुशंसा कर रहे होंगे। अब ये पूरा मसला था, यहाँ से ये बातें निकली। अब देखिए कॉलेजियम की संरचना पर एक नज़र डालते हैं कि क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या है, 5 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। अभी मैंने कहा कि एक चीफ जस्टिस हो जाएंगे जो कॉलेजियम प्रणाली में अनुशंसा करेंगे जजों के नाम, तो एक हो गए चीफ जस्टिस और 4 होंगे उसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जो और बाकी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये 5 लोग मिलकर के, जितने मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों की नियुक्ति की जानी है, 2 जजेस की, तो 2 लोगों की नाम की अनुशंसा ये 5 लोग मिलकर करेंगे और कार्यपालिका को नाम भेजेंगे, ठीक है। ये मसला यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम को लेकर के न्यायपालिका का पक्ष क्या है। अब कॉलेजियम हो गया, नाम भेजा गया, यहीं से विवाद शुरू है। सरकार कहती है कि ये सब आप ये मत कीजिए, आप कि आप अपने हिसाब से तय करके लोगों का नाम मत भेजिए, एक स्पष्ट प्रक्रिया हो। सरकार का ये पक्ष है, देखेंगे सरकार का पक्ष भी डिटेल से। उस पर न्यायपालिका बचाव कैसे कर रही है कॉलेजियम प्रक्रिया को, उसको समझ लीजिए। न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं, अगर आप ही जजों की नियुक्ति करेंगे तो फिर कार्यपालिका हस्तक्षेप होगा। वह जज आगे चल के आपके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, सरकार के लिए इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप जो एक व्यवहारिक मुद्दा तो है ही कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा तो क्या होगा, न्यायिक स्वतंत्रता में बाधा आने की आशंका है। यानी कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है, जज जो उन्मुक्त रूप से अपनी न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, फैसला देंगे, संभव है कि उन पे कार्यपालिका का दबाव हो सकता है। ये मुद्दा है यहाँ। आगे क्या है, और अगर यदि ऐसा होता है, न्यायिक स्वतंत्रता की मूल भावनाओं को चोट पहुंचती है, तो ये आखिर आफ्टर ऑल किसके लिए नुकसानदेह है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। मैंने पहले ही कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है? ये लोगों की व्यवस्था है, लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था है। तो आफ्टर ऑल जो सब काम हो रहा है वो किनके लिए होता है? जनता जनमानस के लिए। तो उन्हीं के लिए, उनके जो हित हैं उन्हीं के लिए यह घातक होगा, यानी कि लोकतंत्र की मूल अवधारणा पर चोट पहुंचेगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। चलिए अब सरकार का भी पक्ष देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो तो हम समझ गए, लेकिन वो कितना सही है, क्या सरकार ही पूरी तरह से गलत है? देख लेते हैं। सरकार कह रही है कि देखिए संविधान ही कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान में वर्णित है कि ये जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ना, वो पालन किया जाना चाहिए। कहाँ? तो ये कह रहे हैं कि देखिए अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 जो है डीपीएसपी है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यहाँ इस बात को दर्ज किया गया है। तो कह रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत हैं उसको मानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो विधायिका है ना, उसे आप विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कानून बनाने दीजिए, और कार्यपालिका जो है उसको
काम दीजिए कि वह कानून को इम्प्लीमेंट करवाए। और न्यायपालिका का क्या काम है कि अगर किसी ने उस बनाए हुए नियम कानूनों को तोड़ा है तो उसको सजा देने की बात कीजिए। तो तीनों की क्या होगी, शक्तियां अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, नियुक्ति कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, वही ट्रांसफर भी कर रहा है, वही फैसला भी दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि शक्ति का तो टकराहट होगा, मेल मिलाप हो गया सब। तो ये कह रहे हैं पृथककरण कर लीजिए, जो हमारा संविधान कहता है। सरकार का पक्ष है। दूसरा, ये कहते हैं कि योग्य व्यक्तियों की अवहेलना होती है। योग्य व्यक्तियों की अवहेलना कैसे होती है, इस पर और हम डिटेल से बात करेंगे। इनका कहना है कि जो कॉलेजियम में 5 ही लोग मिलकर तय करेंगे, तब तो अपने पसंदीदा लोगों का नाम चुन के भेज देंगे आप। तो क्या पता जिन लोगों का नाम आपने चुन के भेजा है वो वाकई उस पद के योग्य हैं भी कि नहीं। सरकार के पास एक मुद्दा तो रहता है, और अगर योग्य व्यक्ति नहीं आते हैं, अगर उन पे सरकार की निगरानी नहीं होती है, तो उस व्यक्ति में जवाबदेहिता की कमी हो सकती है, वह न्यायपालिका के प्रति कम जवाबदेह होगा। और अगर कम जवाबदेह होता है तो फिर क्या होगी, न्याय की मूल भावना ही खत्म हो जाएगी। जब लोग तंग आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें आई विल सी यू इन कोर्ट, तुम्हें मैं कोर्ट में देख लूंगा, अदालत में देख लूंगा। आम आदमी तो यही कहता है, फिल्मों में भी डायलॉग आपने देखा होगा। तो जब कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, और कोर्ट में जो लोग बैठे हैं जज, उनमें जवाबदेहिता है ही नहीं, वो योग्य है ही नहीं, तो फिर उस व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगा? यह प्रश्न सरकार के पास है। ठीक है, अब देखिए सरकार एक और अच्छा प्रश्न कर रही है कॉलेजियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अभी तक इस प्रश्न का तो ठीक ठाक जवाब नहीं मिला है। देखिए कॉलेजियम कब, ध्यान रखिए, कब कैसे नियुक्ति प्रक्रिया तय करता है, कैसे निर्णय लेता है। कहते हैं कि आप कब प्रोसेस करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे अपॉइंटमेंट का, है, कैसे नियुक्ति प्रक्रिया तय करेंगे, आप निर्णय कैसे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, इन चीजों के बारे में कहीं सार्वजनिक जानकारी तो है ही नहीं। भाई आजकल के समय में हर काम, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आयोग है यूपीएससी की, वह हर चीज को वेबसाइट पे अपलोड कर रही है। विज्ञप्ति निकला फरवरी के महीने में, आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स एग्जाम देना है, इतनी वैकेंसी है, ये सारी चीज आपको जानकारी है। प्रीलिम्स का रिजल्ट है, आपको पता चल गया इतने इतने रोल नंबर के लोग पास हुए, नाम भी आ जाता है। मेंस में भी प्री यही आ गया, फिर इंटरव्यू में ऐसे ही हुआ। तो पता है, जो व्यक्ति उससे बाहर की दुनिया का भी है ना, उसे भी सब कुछ पता है। दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। लेकिन यह कह रहे हैं कि ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आप ही सब चीज तय करते हैं कि कब करना है, कैसे करना है, किसको नियुक्त करना है, उसकी प्रक्रिया कैसी करनी है, और इसकी जानकारी कहीं देते भी नहीं है। आप कुछ तो बताइए, और ये होना भी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। आप वेबसाइट पे डालिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पूरा प्रोसेस बताइए सही से, हर आम आदमी जाने कि उस व्यक्ति, वो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बैठा है जो उसके लिए न्याय की बात कर रहा है। पता होना चाहिए लोकतंत्र में हर आम आदमी को, ये उसका अधिकार है। यही सरकार कह रही है। कॉलेजियम की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? कॉलेजियम की एक बहुत बड़ी खामी जो है ना, वो यही है कि समय सीमा तय नहीं है कि जजों की नियुक्ति कितने समय में हो जाएगा। कई जजों की वैकेंसी खाली रहती है। अब देखिए देश में केस का जो भंडार है ना, बोझ, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। उसमें भी आप जजों की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में है, केवल 34 जज सुप्रीम कोर्ट में है, बाकी हाई कोर्ट वगैरह में भी जजों की संख्या बहुत कम है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व की लगभग सबसे बड़ी जनसंख्या वाले अब हम हैं, लेकिन जजों की संख्या हमारे पास बहुत नहीं है, और केसों का जो है अंबार लगा हुआ है। और उसमें भी फिर आप कह रहे हैं कि जज जो वैकेंसी है सही समय पर आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये प्रक्रिया पूरी तरह से चलेगा? इस पर एक तो मसला है ही, सरकार इसको लेकर के चिंतित तो है, क्योंकि देखिए सरकार को जनता के पास जाना है चुनाव में, न्यायाधीश को जनता के पास नहीं जाना होता है, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी को छोड़ दे तो सरकार कह रही है कि मुझे जनता के पास जाना है तो जवाब तो मुझे ही देना होगा। तो सरकार इसीलिए दोनों में टकराव की स्थिति चलती रहती है। अब देखिए कॉलेजियम प्रणाली से बाकी सारे मुद्दे तो हमने बहुत सारे देखे हैं, दोनों का पक्ष भी देख लिया, संवैधानिक प्रक्रिया भी देख ली हमने। अब जरा हम देखते हैं कि इससे और मुद्दा क्या जुड़ सकता है, व्यवहारिक मुद्दा क्या है वो देख लेते हैं। देखिए पक्षपात और भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म की बात भी की जा रही है कि आप संभव है कॉलेजियम में मान लीजिए कि एक चीफ जस्टिस हैं और 4 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब संभव है ये 5 ही लोग तो हैं, ना एप्लीकेशन निकला है, ना कहीं जानकारी है कि नियुक्ति प्रोसेस कैसे होगा इस सब का। तो कह रहे हैं कि आपके जो जानकार लोग होंगे, संभव है आप उन्हीं लोगों का नाम भेजें जो आपके साथ रहते हों, जो आपके परिवार के हों, जो आपके मित्र हों।
है ना। आप उन्हीं का नाम कॉलेजियम में चुन करके गवर्नमेंट को अनुशंसा करेंगे, कार्यपालिका को, कि भैया 5 लोगों को दिया हूँ, इनको आप अपॉइंट कीजिए। और फिर आप कह रहे हैं कि अगर हम इनको अपॉइंटमेंट नहीं दें, आपके पास नाम वापस करें, तो आपके पास ही पूरा अधिकार है कि आप इसकी नियुक्ति करें या ना करें। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये कंसर्न है यहाँ देखिए, ये तो व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आप समझिए, विधि आयोग जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अपने 230वें रिपोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात की। बहुत डिबेट हुआ इस मुद्दे पर, व्यंग्यात्मक लहजे पर, जो हमारी जुडिशरी प्रोसेस है उस पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कमेंट किया। और क्या था? अंकल जजेस सिंड्रोम। ये कह रहे हैं क्या, पूरा रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे, कि न्यायपालिका में आप नजर दौड़ाइए तो हर 3 जज में से 1-2 जज जो है आपस में रिश्तेदार निकलेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मतलब अधिकांशतः जज जो आप देखेंगे न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं, उनके पिताजी संभव है कि जज रहे होंगे, उनके परिवार से एक संभव है कि जज रहे होंगे। आर्टिकल में तो इतना तक कहा गया है कि यह भी मान के चला जाना चाहिए कि अभी जो चीफ जस्टिस हैं, इनका अगर कोई बेटा होगा तो वो संभव है 20-25 साल बाद वो भी चीफ जस्टिस होगा। अब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये स्टेटमेंट अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रक्रिया यही तो दिख रहा है। आप जितने भी चीफ जस्टिस को उठा के देख लीजिए, या जो सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं उनकी स्थिति देखिए, हाई कोर्ट में जो जजेज हैं उनकी स्थिति देखिए, और टटोलिए कि उनके रिश्तेदार में कौन कौन जज रहे थे, उनके परिवार में कौन कौन जज रहे थे, तब आपको लगेगा कि अंकल जजेस सिंड्रोम बिल्कुल सही है। और सरकार और जो भी विधि विशेषज्ञ हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, वो फिर आपको सही नजर आएंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। क्या यहाँ मुद्दा क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। नियंत्रण और संतुलन क्या हुआ कि अगर आपको शक्ति दी गई है ना, तो आपके शक्ति पे एक अंकुश भी होना चाहिए। कोई एक ऐसा संगठन हो, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में एक हायरार्की होता है कि अगर सीईओ है तो उससे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सीईओ के नीचे फिर ढेर सारे एचओडीज होंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का। तो एचओडी जो है रिस्पॉन्सिबल है किनके लिए? सीईओ के लिए, सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर भी के पास भी इन्वेस्टर हो सकता है। तो क्या है कि शक्ति है तो नियंत्रण भी उसका है, जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है? वही तो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वही नियुक्ति दे रहे हैं, वही ट्रांसफर दे रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के पास है। तो यह एक जो है, जो ये कह रहे हैं कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध है ये आपकी कॉलेजियम प्रणाली, इसको दुरुस्त कीजिए। और क्लोज डोर मैकेनिज्म, यानी कि हम सभी यार दोस्त एक ही घर में बैठे, एक ही कमरे में बैठे और तय कर लिए कि चलिए आपको जो है पटना हाई कोर्ट का जज बना देते हैं, आपको केरल का बनाते हैं, आप गुजरात संभाल लीजिए और आप नागालैंड, ठीक है। 1-2 जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। संभावना मैं कह रहा हूं, जो बातें चलती है। तो कॉलेजियम प्रणाली को इस सवाल का भी सामना करना पड़ता है, क्लोज डोर मैकेनिज्म का। इससे क्या होगा? चयन में अपारदर्शिता है, पता ही नहीं है बाहरी लोगों को, सीधा नोटिस आ गया कॉलेजियम में, ये 5 लोग जा रहे हैं, नाम कैसे है इन 5 लोगों का नाम, ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो क्लोज डोर मैकेनिज्म का यही मतलब हुआ। चलिए, असमान प्रतिनिधित्व, यह तो बहुत बड़ा मसला है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि आप भारत के तमाम हाई कोर्ट की स्थिति देखिए, असमान प्रतिनिधित्व तो आपको मिल ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज हैं, जरा उसमें से आप खुद पता कीजिए कि महिला जजेस कितनी है? 2 मुश्किल से। दलितों की संख्या पूरे आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी देख लीजिए और आप सभी हाई कोर्ट में देख लीजिए, 1-2% दलितों की संख्या, दलित जजों की संख्या, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे एक लेवल से। तो सुप्रीम कोर्ट पर एक ये आरोप भी लगता रहा है कि ये जाति के हिसाब से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जज अधिक बनते हैं। यह आरोप भी झेलना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, कि इस कॉलेजियम सिस्टम को यह आरोप झेलना पड़ता है। और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो यह सब एक अन्य मुद्दा था जिसको आप सही से समझिए। अब यहाँ देखिए कि न्यायिक प्रणाली में सुधार के प्रयास क्या किए गए। हमने समस्याएं देखा, हमने सभी पक्षों को सुन लिया, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये सब तो हैं, लेकिन कभी कोई आया था जो इन सबको ठीक करना चाह रहा था? देखते हैं। देखिए, ये नियुक्ति प्रणाली में सुधार के लिए गवर्नमेंट सोची थी कि चलो ये सब तो है, लेकिन साहस करते हैं, इस बार सुधार के मानेंगे। और उन्होंने क्या किया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC
सी। ये 2014 में एक अधिनियम लाया गया था सरकार के द्वारा। देखिए, इस पर हम अभी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन की बात की गई, ठीक है। एक संवैधानिक निकाय के तौर पे इसको बनाया गया कि ये संवैधानिक निकाय होगा, जैसे आपका यूपीएससी है, ठीक वैसा ही मान लीजिए आयोग बनाया गया, जिसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की, ध्यान रखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली है उसकी जगह पे लाया गया था कि अब जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली से नहीं बल्कि ये एनजेएसी से होगा। तो इसके लिए इसे लाया गया था और इसे संविधान में 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से लाया गया था। लेकिन एक घटना हो गया इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, इसे रद्द किया गया, उसमें हम भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इसकी संरचना समझ लेते हैं कि आप देख लिया कि संवैधानिक निकाय है, इसे 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत ला दिया गया, ठीक है। यह कॉलेजियम प्रणाली के जगह पे काम करेगा, मान के चलते हैं कि ये बहुत पारदर्शी होगा वगैरह वगैरह सब कुछ। अब तय किया गया कि भैया ये काम करेगा कैसे, तो कहा गया कि इसमें 6 लोग होंगे, 6 मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। किसमें, ये जो है एनजेएसी में 6 लोग कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले तय कर दिया गया कि एक जो होगा वो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा तय किया गया कि दूसरा कौन होंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 और जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो होंगे, चलिए। और एक फिर जो भी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होंगे, केंद्र के कानून मंत्री, वो एक होंगे। अब देखिए, ये सरकार के प्रतिनिधित्व हैं, ध्यान रखना है चीज को, कि मैं इससे दिखाना चाह रहा हूं कि आखिर ये विफल क्यों हुआ, इसको क्यों असंवैधानिक कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको देख लीजिएगा। तो एक यहाँ हो गए, ये हो गए जुडिशरी के लोग, ये गवर्नमेंट के लोग हो गए, और यहाँ रखा गया कि 2 विधि विशेषज्ञ भी सरकार नामित करेगी। 2 विधि विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, होना भी चाहिए, किसी विषय का आप चयन कर रहे हैं तो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ को रखना बुरा तो नहीं है, लेकिन वो विशेषज्ञ रखेगा कौन, तो केंद्र सरकार। अब यही मसला फंस गया कि ये 2 और लोग होंगे, है ना, जो एक्सपर्ट होंगे विधि एवं न्याय के, और इसे भी गवर्नमेंट ही नामित करेगी। तो आप जरा व्यवहारिक तौर पे सोच के देखिए कि जो विशेषज्ञ विधि के होंगे, जो वकील होंगे, जो जज होंगे, जो भी जो इनके प्रक्रिया के लिए आएंगे, उनको 2 आदमी को गवर्नमेंट को नामित करना है। तो गवर्नमेंट क्या वैसे 2 आदमी को नामित करेगी जो उनके पक्ष की बात ना करे? ऐसा तो नहीं ही मिलेगा व्यवहारिक तौर पे। मान के चलते हैं गवर्नमेंट उन्हीं को नामित करेगी जो उनकी जैसी बातें करें। अब इसमें पूरे लोगों की देख लीजिए, 2, 3, 2, 5, 1, 6, टोटल 6 लोग हो गया। 6 लोगों में 3 लोग किसके तरफ हो गए, गवर्नमेंट की तरफ, और 3 लोग क्या होंगे, जुडिशरी की तरफ। अब अगर वोटिंग से मान लीजिए ये प्रक्रिया होता, नियुक्ति होता या इन लोगों के फैसले से ही, तब क्या होता, ये 3 तो एक तरफ बैठ जाते कि नहीं ये होना है, और इसमें से एक को भी तोड़ के निकाल लेते, तो फिर इनके सरकार के पसंद के लोगों का चयन होने लगता। अब समझिए, कॉलेजियम प्रणाली के जगह पे एनजेएसी को क्यों लाया गया था, क्योंकि सरकार का पक्ष था कि कॉलेजियम में अपारदर्शिता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जिनको चाहते हैं, जो उनके पसंदीदा लोग हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो रही है, तभी तो ये लाया गया। और ये लाने के बाद अब आशंका ये हो गई कि सरकार के जो पसंदीदा लोग होंगे, फेवरेट पर्सन, वो आएंगे अब चुन के, तो मसला तो फिर वहीं आ गया। पहले आप जज थी, अब गवर्नमेंट की जज है, तो समस्या तो उत्पन्न हो गई, वहीं पे बात घूम के आ गई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, इस पे फैसला लिया और क्या कहा, यह संविधान के बुनियादी संरचना सिद्धांत के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल संरचना है संविधान का, वह निर्धारित सुप्रीम कोर्ट ही करती है, सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करती है। उसकी लिस्ट भी पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं बताई है, कहती है हम समय समय पे बताते रहेंगे। तो उसी के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, ये जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो ये नहीं चलेगा। तो और क्यों नहीं चलेगा, तो उन्होंने तर्क क्या दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इनका दखलंदाजी होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट का, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खंडन का तर्क देते हुए कि आप स्वतंत्रता को खंडित करेंगे, एनजेएसी को 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो बिल आया था वो गया, ठीक है। तो ये मसला यहाँ समझ लीजिए, इसीलिए चाह करके भी सरकार यहाँ
कॉलेजियम प्रणाली को नहीं सुधार सके। कोशिश किया गया था 2014 में ही, लेकिन 15 में ही ये मिल गया काम से। अब देखिए संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि विवाद है, सबका पक्ष सुन लिया, यह भी देख लिया कि सरकार ने प्रयास किया, तो जरा आप देख लेते हैं प्रयास भी विफल रहा। अब देखते हैं कि इससे आगे और क्या होगा, समाधान क्या हो सकता है आखिर इस विवाद को। ये जो लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, कई दशकों से, आखिर इसका समाधान है क्या। तो देखिए सरकार और न्यायपालिका, ध्यान से समझना है, सरकार और न्यायपालिका त्वरित न्याय के लिए मिलकर इनको काम करना चाहिए। आखिर देखिए जो गवर्नमेंट है, चुनी हुई लोगों की सरकार है, जनता ने इन्हें चुन के भेजा है, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये न्यायपालिका हैं, इन्हें भी जनता के लिए काम ही करना है। तो जब ये दोनों एक ही के लिए काम करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं एनजेसी टाइप का कुछ लाइए ताकि सही से पारदर्शी हो, ये कहते हैं कि नहीं नहीं कॉलेजियम प्रणाली रखिए, ठीक है, तो जब दोनों एक ही हित की ही बात करते हैं तो क्यों ना मिलकर एक रास्ता निकालें जिसमें दोनों की सम्मति हो और काम सही से चल सके, जुडिशरी प्रोसेस सही से हो सके, लोगों का त्वरित न्याय हो। इतना जो 3 लाख केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, तो इस पे काम हो सके, तो त्वरित न्याय की बात की गई है। ठीक है, एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय की बात कर सकते हैं, जैसे एनजेएसी था, तो एनजेएसी तो अब मान लीजिए असंवैधानिक करार दे दिया गया, लेकिन उस टाइप का ही कुछ और देख लीजिए, दोनों मिल बैठ के कीजिए, एक तरफा गवर्नमेंट ना ले ले, एक तरफा फैसला सुप्रीम कोर्ट ना ले ले, मिल बैठ के बांटे और बात करें कि आखिर क्या सही हो सकता है इस पे। तो फिर उसमें क्या होगा, नियुक्ति में पारदर्शिता भी होगी, नियुक्ति में पारदर्शिता होगा। अब एक दूसरा एक देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वो चीफ जस्टिस हैं, वो चीफ जस्टिस एक बार अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं। वो कहें कि देखिए मैं गवर्नमेंट को मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी गवर्नमेंट को कहा ही नहीं कि मना नहीं किया कि कॉलेजियम के जगह पे आप दूसरा कुछ मत लाइए, आप जैसे एनजेसी लाए, आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया को, नियुक्ति या ट्रांसफर चीज़ों को अच्छे से पारदर्शी ढंग और जवाबदेहिता से कर सकें, तो आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे पास वो लाइए, हम देखेंगे, अगर कॉलेजियम से अच्छा हुआ तो हम कर देंगे, हमें कोई परहेज नहीं है, मैंने कभी मना नहीं किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका को यथासमय सूचीबद्ध, ये लिस्टेड करने की बात की जा रही है, सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, हमने मना कब किया, लेकिन ढंग की चीजें तो लाइए। अगर आप ऐसी चीजें लाएंगे कि लगेगा कि न्यायिक स्वतंत्रता को आप अतिक्रमण करने का उद्देश्य है, तो फिर संवैधानिकता की जांच, जो समीक्षा है उस बिल की, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, ये मेरे अधिकार का काम है और ये हम करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये कुल मिला करके ये टोटल मसला था। आपकी मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग तो बन गई होगी इस टॉपिक पे। अब चलते हैं, अगर आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो एक प्रश्न जो है उसका प्रैक्टिस कीजिए, और ये मेंस के नेचर का है, ठीक है, और इसे 250 शब्दों में आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। ये आंसर लिख के आप कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या प्रश्न है देखते हैं, मैं कीवर्ड बताऊंगा, प्रश्न आपको खुद से करना है। कार्यपालिका एक पक्ष है, कार्यपालिका, न्यायपालिका दूसरा पक्ष। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य उत्पन्न कॉलेजियम प्रणाली विवाद, ये पूरा विवाद क्या है, ठीक है, इस दोनों के बाद बताते हुए पूरा विवाद बताना है जो भी हम किए हैं, इसके समाधान पे चर्चा करना है। ये नहीं कि सिर्फ विवाद बता दिए और चल दिए, समाधान क्या है वो भी बताइए, कुछ संभावनाएं भी बताइए आगे की और क्या प्रोसेस हो सकता है। तो इसको 250 शब्दों में लिख करके और आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का हमारा जो विषय वस्तु था वो यहीं खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सरकार का पक्ष हो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का पक्ष हो, आगे की संभावना क्या हो सकती है, कुछ विधि विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताने का पूरा कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पूरा लेक्चर आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्द ही किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वो आपके लिए खुला रखा गया है। मिलते हैं जल्द ही, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।